नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बेल नियम है, जेल अपवाद है। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के इस वाक्य से आजादी का संगीत सुनाई देता है? एक हफ्ते में कई बार यह गीत सुनाई दिया, मगर बिना संगीत के सुनने में आनंद नहीं आ रहा। और अगर इसमें कोई संगीत है भी तो क्या किसी और को भी सुनाई दे रहा है? क्या सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को सुनाई दे रहा है? आखिर कब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के एक ही जज के फैसले के जवाब में कहता रहेगा बेल देना चाहिए, बेल नियम है, जेल अपवाद है? जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश ने अपने फैसले में अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया कि 2 से लेकर 6 हफ्ते के भीतर जमानत पर फैसला कर दें। इसके बाद भी 27 अगस्त 2024 यानी 2 साल बाद जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच को यह कहना पड़ा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब लोगों को मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य मामलों में भी जमानत नहीं मिल रही। लोगों को बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गुजरात के एक मामले में जमानत याचिका स्वीकार की और कहा कि 22 नवंबर 2023 के बाद से मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। यहां तक कि आरोप भी तय नहीं किए गए हैं। याचिकाकर्ता 14 मामलों में से 9 में या तो उसे बरी कर दिया गया है या अपराध को रद्द कर दिया गया है। इस बात पर कोई विवाद नहीं कि यह मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष अंडर ट्रायल है। हमारे विचार से हाई कोर्ट को जमानत देनी चाहिए थी, इसलिए अपील स्वीकार की जाती है। तो ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट सब पर टिप्पणी है। आखिर सुप्रीम कोर्ट की बातों को निचली अदालतें कब सुनेंगी, हाई कोर्ट कब सुनेगा, यह बात समझ में नहीं आ रहा। यह बताता है कि हमारी जांच एजेंसियां किसी को जेल में डालने और मुकदमा कर देने को मजाक समझने लगी हैं। लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट का यह कहते जाना कि बेल नियम है, जेल अपवाद है, उम्मीद भी जाहिर करता है और परेशान भी करता है। ऐसा लग रहा है कि इसे सुनकर असहाय नागरिक और अधिक असहाय हो जाता होगा, क्योंकि वो देख तो रहा है कि कई साल से बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहते रहने के बाद भी पुलिस से लेकर विशेष जांच एजेंसियों से लेकर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट पर इसका कोई खास असर, व्यापक असर नहीं पड़ रहा है। अगर आप पिछले 2-3 साल के ही फैसलों, निर्देशों और टिप्पणियों को देखें तो पता चलेगा बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है उससे हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका दोनों ही समझने को तैयार नहीं। मार्च 2023 में बिहार के एक मजिस्ट्रेट ने बेल नहीं दी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि लगता है बिहार के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बिना ध्यान दिए ही बेल की याचिका रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किए गए तमाम आदेशों के बावजूद ट्रायल कोर्ट या तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर उन्हें लगता है कि जमानत की याचिकाओं को रद्द करते रहना ही ठीक है। आखिर कब तक यही सब चलेगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का असर अगर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट पर नहीं होगा तो इन बातों की हेडलाइन का क्या मतलब कि बेल नियम है, जेल अपवाद? मनीष सिसोदिया से लेकर के कविता को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की आलोचना की है। सत्ताईस अगस्त को जस्टिस गवाई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कोर्ट चेतावनी देता है कि हाई कोर्ट को ऐसे मामलों पर निर्णय लेते समय न्यायिक रूप से विवेक का प्रयोग करना चाहिए। न्यायालय यह नहीं कहता कि केवल इसलिए कि कोई महिला अच्छी तरह शिक्षित है या परिष्कृत है या संसद सदस्य है या विधान परिषद की सदस्य है, उसे PMLA एक्ट की धारा 45 के प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकता। हम पाते हैं कि एकल पीठ ने पूरी तरह से गलत दिशा में कदम उठाया। इतनी गंभीर टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर। क्या इसकी गूंज हाई कोर्ट में नहीं पहुंचती होगी? यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को बेल देते समय न्याय के मूलभूत सिद्धांतों का पाठ बार बार क्यों पढ़ाना पड़ रहा है कि कविता के जीवन का 5 महीना ले लिया गया? इसके लिए किसी को तो सजा होनी चाहिए, कुछ तो किया जाना चाहिए था।
लेकिन मामला सिर्फ हाई कोर्ट या निचली अदालतों का नहीं, एक मामला सुप्रीम कोर्ट का भी है। हाई कोर्ट ने जमानत दी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी हाई कोर्ट की दूसरी बेंच को उसी जमानत का मामला सुनने के लिए कह दिया। यह उदाहरण बहुत जरूरी है ताकि जब हम यह सवाल करें कि बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का निचली अदालतों पर असर क्यों नहीं पड़ रहा, तब हम यह भी पूछें कि बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचों में ही एक राय क्यों नहीं बन पा रही है। 90% की विकलांगता वाले जीएन साई बाबा को अक्टूबर 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने बरी कर दिया। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। राज्य सरकार की याचिका दायर करने के 24 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार की सुबह स्पेशल सुनवाई की। शनिवार की सुबह उस दिन कोर्ट की छुट्टी थी। कानून के कई जानकारों ने कहा किसी को जेल में रखने के लिए शनिवार के दिन सुनवाई की गई, यह अपने आप में अप्रत्याशित है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की बेंच ने डबल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। यही नहीं, अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट को आदेश दिया कि इस मामले की फिर से सुनवाई की जाए। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट की पुरानी बेंच का मत तो अब जाहिर हो चुका है, इसलिए वह बेंच इसकी सुनवाई ना करे, नई बेंच करे। लेकिन इस साल मार्च में उस अलग बेंच ने भी साई बाबा को बरी कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक तरह से उसके आदेश के बाद उसके हस्तक्षेप से जमानत के एक मामले में हाई कोर्ट की 2 बेंच और 4 जजों ने फैसला दिया और साईं बाबा को निर्दोष माना। 5 साल से साईं बाबा जेल में थे। साईं बाबा पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 अलग अलग बेंच से एक ही मामले में 2 बार बरी होने का यह मामला अपने आप में ऐतिहासिक होगा ही। 2 बार सुनवाई में 1.25 साल से ज्यादा का समय निकल गया और साईं बाबा को जेल में रहना पड़ा। इसलिए हमारा सवाल है कि जब भी आप ऐसी हेडलाइन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जमानत नियम है, जेल अपवाद है, इस गीत से संगीत क्यों नहीं निकलता? यह सवाल अपने हृदय से पूछिए। आपने गौर किया होगा कि हम एक फैसले के साथ कई पुराने फैसलों की याद दिलाते जा रहे हैं। यह बहुत जरूरी काम है ताकि आपको दिख सके कि यह जो हो रहा है उसे होने भी दिया जा रहा है, उसे रोका नहीं जा रहा। लेकिन इस क्रम में एक केस को लेकर हमसे कई बार गलती हो गई। कई बार हमने न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के मामले में कह दिया कि उनकी अवैध गिरफ्तारी ईडी ने की थी। यह हमारी गलती है और हम खेद व्यक्त करते हैं। प्रबीर पुरकायस्थ की अवैध गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया कि प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध थी, जबकि शिवसेना के सांसद संजय राउत की अवैध गिरफ्तारी ईडी ने की। यह बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है। हमने अपने पुराने वीडियो के विवरण में इस गलती को सुधार किया है, लेकिन यह बताना बहुत जरूरी है। मगर हमारा सवाल हर बार यही रहेगा कि इस देश की पुलिस हो या ईडी अवैध गिरफ्तारी करके कैसे बच जाती है? सुप्रीम कोर्ट कब तक इन्हें फटकारता रहेगा? अवैध गिरफ्तारी के सिलसिले में अब कुछ तो किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह बार बार क्यों कह रहा है बेल नियम है, जेल अपवाद है? शायद अब अदालत को भी दिख रहा होगा कि न्याय के इस मूलभूत सिद्धांत को कब तक अनदेखा किया जा सकता है। बस उम्मीद करनी चाहिए कि 4 साल से जेलों में बंद गुलफिशा फातिमा और उमर खालिद के केस पर भी कोर्ट की नजर पड़ेगी। झारखंड के अवैध उत्खनन के मामले में जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत असंभव है। पीएमएलए का सेक्शन 45 यह नहीं कहता कि जमानत असंभव है। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए का कानून बेल नियम है के सिद्धांत को काट पीट कर दोबारा से नहीं लिख सकता है कि जेल नियम है, यानी इस कानून में भी यही नियम लागू होगा। अगर यह मानने का पर्याप्त कारण है कि आरोपी निर्दोष है और वो जमानत पर बाहर आकर कोई अपराध नहीं करेगा तो जमानत मिल सकती है। कोर्ट ने कहा कि ईडी आरोपी के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के साथ सह आरोपी व्यक्ति का बयान ठोस सबूत नहीं माना जाएगा।
अभियोजन पक्ष अपने केस की शुरुआत ऐसे बयान से नहीं कर सकता। आरोपी न्यायिक हिरासत में है, उस पर बयान देने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। जो व्यक्ति हिरासत में है उसे आप आजाद नहीं मान सकते। गौर से देखिए तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अलग अलग फैसलों के सहारे अपने ही एक बड़े फैसले की जड़ें खोद रहा है, कुरेद रहा है, अच्छा कर रहा है। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधानों को संवैधानिक रूप से सही माना। विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत संघ के मामले में जस्टिस A.M. खानविलकर की बेंच ने उन 240 याचिकाओं को ठुकरा दिया जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग के दुरुपयोग को लेकर भयंकर चिंताएं जताई गई थीं। कहा गया था उन याचिकाओं में कि पीएमएलए ने ईडी को बेलगाम अधिकार दे दिए हैं, मगर तब कोर्ट ने नहीं माना। पहले तो गिरफ्तार करने के बाद ईडी लिखित रूप से कारण भी नहीं बताती थी। यह अधिकार भी अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया, जब जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने कहा ईडी को गिरफ्तारी के बाद लिखित रूप में कारण बताना होगा। लेकिन अब अलग अलग फैसलों के सहारे कोर्ट ईडी के बेलगाम अधिकारों की छटाई करते जा रहा है। इससे ईडी के अधिकार कम नहीं हुए, ना ही किसी को महीनों जेल में डाल देने का खतरा कम हुआ है। बस आप उम्मीद कर सकते हैं कि मनीष सिसोदिया की तरह 17 महीने, संजय सिंह की तरह 7 महीने और के कविता और हेमंत सोरेन की तरह 5-5 महीने जेल में रहने के बाद हो सकता है बेल मिल जाए। आप यह भी उम्मीद कर सकते हैं कि डीके शिव कुमार को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बरी कर दिया जाए। ऐसा भी हुआ है, लेकिन बहुत कम ऐसे अपवाद हैं। यहां हमारा सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ये तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट तक नजीर बनेंगे या अलग अलग बेंच के हिसाब से लागू होते रहेंगे? इन तमाम फैसलों के बाद भी जमानत देरी से क्यों मिल रही है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय साफ करनी चाहिए। 5 महीने के बाद या 17 महीने बाद जमानत देते समय यह समझ नहीं आता हम जैसे आम नागरिकों को कि इतने दिनों तक जेल में फिर क्यों रखा गया। इन्हें अधिकार के आधार पर बेल मिल रही है इस वक्त, या कई महीने गुजर जाने के बाद अच्छे निर्देशों और अच्छी नसीहतों के साथ सांत्वना पुरस्कार दिया जा रहा है जमानत का। बालचंद बनाम राजस्थान 1977 के केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कह दिया था बेल नियम है, जेल अपवाद है। 1977। एक अन्य फैसले में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा जमानत का मुद्दा स्वतंत्रता, न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक खजाने पर जेल के बोझ से भी जुड़ा हुआ है। यह सभी इस बात पर जोर देती हैं कि जमानत का एक विकसित न्याय शास्त्र एक संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और काफी समय से विकसित है। फिर जमानत को लेकर इतनी बुनियादी बातें सुप्रीम कोर्ट को बार बार क्यों कहनी पड़ रही हैं, खासकर ईडी के कई मामलों में क्यों कहनी पड़ रही है? इससे अच्छा होता कि ईडी के तमाम अफसरों को ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता और वहां सभी को बेल नियम है, जेल अपवाद है, इसकी एबीसीडी दिन में 1,000 बार सादे कागज पर लिखवाई जाती। नवंबर 2022 में मौजूदा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में कहा ऊंची अदालतों में जमानत याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई है। इसका मतलब है निचली अदालतों में बेल नहीं दी जा रही। 2022 से 2024 आ गया, क्या जमानत नियम है, जेल अपवाद है? यह गीत बिना संगीत के ही बजता रहेगा। तब जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जमानत देने की अनिच्छा के कारण उच्च न्यायपालिका जमानत आवेदनों से भर गई है। जमीनी स्तर पर जज जमानत देने में अनिच्छुक हैं, इसलिए नहीं कि वे अपराध को नहीं समझते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें जघन्य मामलों में जमानत देने के लिए निशाना बनाए जाने का डर है। जजों को कौन निशाना बना रहा है? उन्हें किस बात का डर है? क्या बेल नहीं देने के लिए जजों पर कोई दबाव डाल रहा है? फिर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में पहल करनी चाहिए। आखिर कब तक बिना संगीत के यह गीत सुना जाता रहेगा? बेल नियम है, जेल अपवाद है। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा वह ब्रिटेन और अमेरिका की तरह बेल एक्ट बनाने पर विचार करे और बाकायदा दिशा निर्देश तय करे कि जमानत को लेकर क्या करना है।
उसका भी कोई असर नहीं हुआ। उस फैसले में कोर्ट ने बाकायदा तमाम देशों के कानूनों का अध्ययन किया है, जिक्र किया है कि ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक में जमानत देने के क्या सिस्टम है। 2 साल गुजर गए। इस साल फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह किसी नए बेल कानून को लाने का काम कर रही है। इस बार तो अदालत की भाषा थोड़ी सख्त भी थी। सरकार से पूछा गया वह स्पष्ट करे कि जमानत देने की प्रक्रिया में सुधार के लिए वह कोई नया कानून बना रही है या नहीं। जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस भट्टी की बेंच ने केंद्र को जवाब देने के लिए 8 हफ्तों का समय भी दिया। इस मामले में ताजा जानकारी हमारे पास नहीं है। ठीक है, सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बनाई गाइडलाइन पर क्यों नहीं चल पा रहे हैं। 11 जुलाई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने बेल ओवर जेल के नियम पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया और जमानत को लेकर कई अहम दिशा निर्देश जारी किए। उन निर्देशों में जांच एजेंसियों और अदालतों के लिए काफी कुछ कहा गया, जैसे जांच एजेंसियों और उनके अधिकारियों का कर्तव्य है कि वह कानून की धारा 41 और 41A के आदेशों का पालन करें। अरनेश कुमार केस में इस अदालत द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। अदालत को कानून की धारा 41 और 41A के अनुपालन पर खुद को पूरी तरह संतुष्ट करना होगा। अनुपालन नहीं करने पर आरोपी को जमानत का अधिकार मिल जाएगा। सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया जाता है कि वे कानून की धारा 41 और 41A के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए स्थायी आदेश जारी करें। जमानत याचिकाओं का निपटारा 2 हफ्ते की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। अग्रिम जमानत याचिकाओं का निपटारा 6 हफ्ते में किया जाना अपेक्षित है। सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों को 4 महीने के भीतर हलफनामे और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। क्या 2 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते के भीतर जमानत मिल रही है? अकेले दम पर सारी जानकारी जुटाना मिट्टी गिट्टी चुन चुन कर पहाड़ जुटाने जैसा हो जाता है। लेकिन हम जानना तो चाहते हैं कि 4 महीने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत की स्थिति पर क्या हलफनामा सुप्रीम कोर्ट को दिया और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई। 27 अगस्त और 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 2 अलग अलग बेंच ने जमानत पर फैसला दिया है। कम से कम उसी के बहाने मीडिया में इस तरह के हलफनामे की भी चर्चा होती तो पता चलता कि कुछ ठीक भी हो रहा है। राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो NCRB की 2022 की रिपोर्ट में यह आंकड़े दिए गए हैं कि भारत की 1330 जेलों में 5,73,200 कैदी हैं। जेलों की क्षमता से अधिक 131% से अधिक कैदी भरे हुए हैं। इनमें 75% से अधिक अंडर ट्रायल है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर नाम के एक वेब पोर्टल पर वकील R साई स्पंदना और सुशोभन पटनायक ने लिखा है कि 31 जनवरी 2023 को न्यायालय ने जमानत मिलने के बावजूद जेलों में बंद बड़ी संख्या में अंडर ट्रायल कैदियों के मुद्दे पर चर्चा की। उसके बाद जुलाई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया कि 5,380 अंडर ट्रायल कैदी हैं, ऐसे हैं जो जमानत मिलने के बाद भी जेल में हैं। कोर्ट ने माना कि कई आरोपियों की मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनके लिए जमानत का बॉन्ड भरना मुश्किल हो जाता है। यह उन अपराधों का हाल है जो मनी लॉन्ड्रिंग के नहीं हैं। लेकिन अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जमानत का भूत उतारने लगा है। आपने कई फैसलों में देखा कि कोर्ट यह साफ करता जा रहा है कि इस केस में भी जमानत अब दी जाएगी और आपको दिख सकता है कि किस आधार पर लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में महीनों जेल में रखा गया है। पिछले 8-9 साल में मनी लॉन्ड्रिंग और UAPA का जिस तरह से किसी को भी जेल में सड़ाने का इस्तेमाल हुआ है, उसका बहुत खतरनाक असर भारत के अर्जित लोकतंत्र पर पड़ा है। लोगों ने अपनी पार्टी ही नहीं बदली बल्कि बोलना तक छोड़ दिया। जेल का डर दिखाकर इतने खूबसूरत लोकतंत्र की आए दिन हत्या की जा रही है। इसलिए कोर्ट से गुजारिश है कि अब गीत ऐसा सुनाए जिसमें संगीत भी हो। बिना संगीत के अच्छा नहीं लगता। बेल नियम है, जेल अपवाद है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।